2024 के चुनाव आ गए हैं। जनतंत्र की जमीन गुलजार है और हमारा देश व प्रदेश लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का स्वागत करने के लिए तैयार है। और इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति के गलियारों से कार्यक्रम। नमस्कार, मैं वरुणा शर्मा और राजनीति के गलियारों से कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर तैनात राजनीति के एक उम्दा खिलाड़ी धनीराम शांडिल जी। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। धन्यवाद। कर्नल साहब, आपने जो है वो अपनी पारी की शुरुआत भारत देश की सेवा करते हुए, सेना में रहते हुए की, लेकिन ये राजनीति की तरफ रुख कैसे हुआ? देखिए, 1966 में मतलब जब हमारा विवाह हुआ तो तब मैं मेजर था और अभी तक 71 की लड़ाई तो शुरू नहीं हुई, जो कि मैं बाद में विवरण बताऊंगा आपको। तो 1966 में जब हुई तो इंदिरा जी जो लेडी श्री राम कॉलेज में ग्रेजुएट करके आए और हम लोगों ने बड़ा अच्छा जीवन बिताया। हमारे 3 बच्चे हैं जिनमें से एक अभी आर्मर्ड कोर ऑफिसर भी है और 2 बेटियां हैं जो टीचिंग का में रहती, एक यूनिवर्सिटी में, एक डाइट में अभी सेवारत हैं। तो इंदिरा जी को एट ए वेरी यंग एज, शी वॉज हार्डली 51 एंड ए हाफ, 52 की पूरी नहीं हुई थी, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया। और उनको तो बिल्कुल इतनी बहादुर महिला थी वो कि भाई सब बच्चों को पढ़ाया भी लिखाया भी, कुछ हर साल जो अपने आप ही अच्छे एजुकेटेड थे और बच्चे पढ़ाए भी, सबको नौकरी भी लग गई, ऑल वर सेटल्ड ऑल्सो। पर ब्लड कैंसर एक ऐसी चीज़ थे, संभव नहीं मतलब उनका उपचार कर सके। बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर थे यहाँ पे जिन्होंने बड़ा कोशिश की उनको बचाने की। इंग्लैंड तक थे हम लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन संभव वी कुड नॉट सेव हर। तो उनकी ये विश थी भाई आप जब मैं तो नहीं रहूँगी, मैं जानती हूँ, और शी टू सी हर ओन फाइल, और पर आप भी ऐसे करना कि एक तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना और भी आप जीत जाओगे। सो एज लक वुड हैव इट, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आया और आया भी 99 एकदम बाद, 99 वी लॉस्ट, और उसी साल में ये इलेक्शन भी होने थे। और आई रिमेंबर के अब जैसे भी मेरे को साथ ले गए, मतलब वो कहते हैं ना सर कि अगर किसी के मुंह पे सरस्वती विद्यमान हो, उस टाइम पे कुछ कह दे वही हो जाता है, शायद वही आपके इसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा वाकई एक सरस्वती का रूप थे और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वो आस्था थी उनकी भगवान में और सब चीज़ों में, तो वो जो नॉर्मली बच्चे भी ऐसे ही उन्होंने ट्रेन किए थे। और उसके बावजूद भी मैं सोचता था कि मैं तो इतना ज़्यादा राजनीति को जानता नहीं, परंतु जब उन्होंने कह दिया था तो मैंने, वो एक मेन पॉइंट था कि जब वो कहा करते थे और दूसरे अफसरों से भी डिस्कस किया करते थे, बीच में देखते थे बीच कैडेट्स को कैसे समझाते हैं, क्लासेस कैसे लेते हैं, कहा करते थे भाई आपके अंदर टैलेंट है, आप लोगों को एड्रेस कर सकते हो, आप लोगों की बात सुनते हो और उसके बाद उसका निराकरण भी करते हो, इसलिए आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। एज लक वुड हैव इट, जनरल रंजीत दयाल जो मेरे आर्मी कमांडर थे वो यहाँ पे थे, वो नेताओं को जानते थे और उन्होंने एक हिमाचल विकास कांग्रेस एक ऐसा था, मतलब किसी वजह से उनको बनाना पड़ा था पंडित सुखराम जी को। मैं बेसिकली कांग्रेस माइंडेड ही हूँ, अब भी हूँ और उसको था, परंतु मुझे हिमाचल विकास कांग्रेस से ही टिकट मिला। क्यों कि कांग्रेस में जिनको टिकट मिलना चाहिए उसकी बात पहले ही हो चुकी थी, तो हम जीत गए। और न केवल उस वक्त जीते, उसके बाद दूसरी बात फिर जब खड़ा, फिर मैं कांग्रेस का ही पक्का कैंडिडेट चला हो गया था। मैडम सोनिया गांधी ने मुझे बुला लिया था, कहा था कि अब आपको कांग्रेस कैंडिडेट ही लड़ना है। तो 99 के बाद जो दूसरा चुनाव था 2003 में 4 में, तो वो चुनाव मैं कांग्रेस के जीता। और यही एक वजह थी और कोई भी नहीं कि मेरे को इंदिरा जी ने कहा था कि भाई आपने चुनाव लड़ना है, तो मैं उनकी मन की इच्छा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं इसमें आया। और अदरवाइज मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं कोई बड़े राजनीतिक परिवार का भी नहीं था, मैं वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ आपको राजनीति के क्षेत्र में भी बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। अभी मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो दुबई में भी आपको एक पुरस्कार मिला है, तो कैसा अनुभव रहता है उस वक्त जब इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं?
हाँ, एक्चुअली वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो देखते रहती है आपके ट्रैक रिकॉर्ड को, किस प्रकार से आपने काम शुरू किया, किस प्रकार से आपने अपनी क्षेत्र में सुविधाएं दी, किस प्रकार से आप गवर्नमेंट का फंड लाए और लगा भी कि नहीं लगा। आई रिमेंबर कि जब मैं पहली पारी ख़त्म पूछा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझसे पूछा क्या आपने सचमुच में 730 पंचायतें पार की, अब खुद गए हैं? मैं कहा मैं सर गया हूँ, मैं एक एक पंचायत में खुद गया हूँ, लगभग इतनी पंचायतें उस वक्त पूरे इन 3 जिलों में होती थी। बिल्कुल सर, आर्मी ऑफिसर्स तो सर वैसे भी फिट होते हैं, बिल्कुल उनको तो चलना ये सब चीज़ें पसंद होती है, तो आपने अपनी प्रत्येक पंचायत का खुद दौरा किया होगा। हाँ, पूरी पंचायत। और मैं तो वैसे पैदल सेना का इन्फेंट्री ऑफिसर रहा तो चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। और सचमुच में मैंने सारी पंचायतों की सुविधाएं देखी, चाहे वो ठियोग की थी, चाहे जुबलकोट का ही थी, चाहे चौपाल था, चाहे सिरमौर का क्षेत्र था, चाहे सोलन का क्षेत्र था। सबसे पहले जो बाहर की दूर के क्षेत्र थे, दुर्गम क्षेत्र, मैं उनमें सुविधाएं देना चाहता था। धीरे धीरे हम फिर टाउन की तरफ आते थे, जैसे पांवटा साहब है या इधर धर्मपुर है या ठियोग है या शिमला है। तो मैं तब जबकि बाहर की चीज़ें पूरी हो जाती थी तो तीसरे या चौथे साल हम अंदर के काम को करते थे, उससे भी लोगों की समस्याएं भी दूर हो जाती थी और लोगों का पता भी लग जाता था किस प्रकार से वो रहते। जी शांडिल साहब, जब आप कांग्रेस पार्टी में आए, उस वक्त की कांग्रेस और इस वक्त की कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सच आपको बताऊं, मैं कांग्रेस का इतिहास भी पढ़ता रहता था और वैसे राजनीतिक शास्त्र मेरा भी एक सब्जेक्ट भी था। जो ठीक कहा आपने, ये बहुत बड़ा विवेचना का और चिंतन का विषय है कि जिस प्रकार का विचार हमारी कांग्रेस जनों का इनिशियली हुआ करता था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें मैंने यहाँ इसी रिज पे सुना एज ए 4th 5th क्लास स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ कि जो उनके विचार थे उसमें और आज में तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो बड़ा अंतर है। उन लोगों का विचार होता था, अब आप सोचिए कि भारत में हमारी सेना के पास तो 20 टैंक भी नहीं थे। हमारे ऐसी जगह होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी महाराजाओं के घर में फ़ोन होते थे या लाइट होती थी। बहुत एक प्रकार से हम ऐसे सब चकनाचूर करके जब ब्रिटिश यहाँ से गए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी और ज़ीरो लेवल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उस वक्त के नेताओं ने काम आरंभ किया। और मैं समझता हूँ कि विकास की पराकाष्ठा, या जो मैं समझता हूँ उस वक्त कहते थे कि भाई किस प्रकार से हमारी 1952 तक के दिनों में जो पहली हमारी जो पार्लियामेंट बनी, उस वक्त हमारे पास सचमुच में कुछ भी नहीं था। पंचायतें बनी, हमने महिलाओं की समस्याएं देखी, बच्चे बीमार होते थे जल्दी उनका समाप्त हो जाते थे, हमारे पास स्वास्थ्य की बड़ी भारी चुनौतियां थी। इन सब का सामना उस वक्त के नेताओं ने किया और सचमुच में मैं समझता हूँ कि उस वक्त की कांग्रेस और उस वक्त का जो विचारधारा या जो उस वक्त के चैलेंजेस थे, वो चुनौतियाँ आज वो हम तो बहुत आगे आज निकल चुके हैं, देयर इज़ नो डाउट। हमारे ही वक्त क्या क्या नहीं बना, IITs, IIMs, बड़े बड़े न्यूक्लियर सेंटर, भाभा न्यूक्लियर सेंटर, अच्छे अच्छे एम्स, स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र में आप लें, बड़ा चैलेंज था। और भी मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने इसको किया, इस पूरे विकास के ढांचे को बना कर दिया, वो एक अपने में इतिहास है। और आज मैं जानता हूँ हाईटेक हैं, दुनिया भर की प्रौद्योगिकी है, बहुत चीज़ें, साइंस और सब क्षेत्रों में हमारे पास बहुत अच्छी प्रगति है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आगे की जनरेशन। हमारी जनरेशन को बड़ी चुनौतियाँ हैं वरुणा जी, हमारे पास ऐसी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहली चुनौती है नशे से दूर रखना, बच्चों के चरित्र को ठीक बताना, उनको संस्कृति के बारे में समझाना, उनको धर्म के बारे में समझाना, और सचमुच में वास्तविक में धर्म है क्या। भाई एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे को बड़ों का सत्कार करना, परिवार में छोटों से प्यार और बड़ों को सम्मान देना, ऐसा एक राष्ट्र हमें बनाना है। तो ये सब चीज़ें बड़ा फ़र्क सी हो गई हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, सांसद से लेकर मंत्री आप रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहा है। जानना चाहेंगे कि कैसा वो अनुभव था जब आप इतने दिग्गज नेताओं के साथ काम करते थे? सचमुच जो बड़े नेता होते हैं वो बड़ी बात भी सोचते हैं, चाहे उसमें स्वयं सोनिया जी हों, स्वयं राजीव जी रहे हों,
स्वयं हमारे अटल जी भी रहे हों, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, इन सब को मैंने सुना भी है और इनके नज़दीक रहकर काम भी किया है। मैं समझता हूँ कि ये इनके मन में सचमुच में पीड़ा होती है कि हमारे लोग किस प्रकार से, हमारे बच्चे किस प्रकार से बहुत अच्छे बने, किस प्रकार से हम हर क्षेत्रों में इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। और ऐसा मेरा मानना है कि फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है कि जब आपको मंत्री पद मिलता है, जब आप एमएलए का चुनाव भी आजकल ऐसा है जैसे किसी गौरीशंकर किसी परिषद को पट चढ़ना, कि सचमुच जो आज का जो संदर्भ है वो ये है कि बहुत से साधन होने चाहिए आपके पास और लोगों के साथ मतलब जो मिलने का तरीका है, जो उनको जोड़ने का तरीका, वो इतना सही होना चाहिए कि आप उनके उस कॉन्टैक्ट को छोड़ नहीं सकते। अब मैं इतनी देर अभी आपके पास आ रहा हूँ चायल के नज़दीक से, इसलिए कि वहाँ से कम 200, 250, 300, 400 लोगों ने आना था। और जो हमारे मतलब भगवान राम का जो जन्मदिन था उसके अपने एक पूर्णाहुति देनी थी, पर उसी मौके को आप नहीं छोड़ते। क्यों? कि लोगों के साथ कांटेक्ट रखना। ये मैंने देखा कि लोगों के साथ अगर कांटेक्ट रखें, उनकी समस्या भी होती है, वो आपको वोट भी देते हैं। अगर कांटेक्ट छोड़ दो तो वोट लेने में दिक्कत होगी। जी बिल्कुल शांडिल जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे चुनाव प्रचार, पहले का चुनाव प्रचार और आजकल का चुनाव प्रचार, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है, पहले जो था वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता था जनता के साथ, जो भी नेता होते थे वो डायरेक्ट मिलते थे, अब जो है अधिकतर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि पहले का वक्त अच्छा था या अब सोशल मीडिया का ज़माना अच्छा है? देखिए, जहाँ तक तो चैलेंजेस और कठिनाइयों की बात है, तो जितनी चुनौतियाँ भरे जीवन हमारा पहले था, वो तो सचमुच में आपको कहीं घोड़ा मिल गया, कहीं चल के जाना, वो तो जाना पड़ता था। तो आज 25 वर्ष पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया था राजनीति को, कंप्लीटिंग माई ऑलमोस्ट 35 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद मैं इस पर आया, तो अभी 25 वर्ष लगभग पूरे हो गए, 26 में मैं आ चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि उस वक्त में और अब में भी अंतर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो सड़कें नहीं थी उस वक्त, आज सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, परंतु अब लड़के अच्छी व्हीकल चाहते हैं। उस वक्त किसी गांव के क्षेत्र में भी रह जाएंगे, किसी ने बॉदरेशन नहीं करते थे, परंतु अब हम लोगों को सचमुच में अब पूरी सुविधाएं मांगते हैं। वो चाहते हैं कि एक अच्छी जगह, चाहे होटल हो, चाहे जहाँ से मर्जी लाओ, आप उनके कार्यकर्ता भी अब चाहते हैं कि अच्छे सुविधाएं से रहें। हमारे वक्त में 25 वर्ष पहले मैंने देखा, बच्चों को ये नहीं पता लगता था, जहाँ भी रख दिया ठीक है। और सच में थोड़े से पैसों में ऑलमोस्ट 10 लाख में, आई रिमेंबर मेरा पहला चुनाव मेरे पास इतने की थे और मैंने इतने बाकी पार्टीज ने खुद किए, परंतु अब 10 लाख मायने नहीं रखता है। तो ये एक तो देखो मैं आपको बताऊं, बहुत फ़र्क हो गया है कि कितना ज़्यादा धन चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों की जानकारी ज़्यादा है और उनकी जो एस्पिरेशन है, जो उनकी आशाएं हमसे होती है, वो अगर पूरी ना हों तो वो कहीं ना कट भी जाया करते हैं। इसलिए बहुत फ़र्क है दोनों। मैं तो 25 वर्ष में अब में तक में काफ़ी फ़र्क आ गया, देयर इज नो डाउट अबाउट। राजनीति के रण में जो है वो रिश्तों का भी टकराव होता है, और आप जब अपना इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके दामाद आपके साथ रहते हैं, अपोजिट रहते हैं इलेक्शन लड़ने में, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? क्योंकि जीत आपकी हुई थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद कैसी सिचुएशन बनी थी घर पर? ये मेरे को तो ये तो मैंने तो ये मैडम अपनी जो हमारी सुप्रीम लीडर है, मैं तो उन तक भी बात बताई कि मैंने संघर्ष तो बचपन से ही किया है, क्योंकि आम परिवार का बच्चा जो पढ़ने जाता है तो अब भी उससे संघर्ष करना पड़ता है। और वो भी दिन मुझे याद हैं कि भाई हम जब किताबें लेते थे, अगर डीएवी कॉलेज में हो रहा तो एक सरगोदा बुक डिपो थी, उसको बता जाते बाबा आपके पास जो 5 आने की किताब हो मेरे को याद रखना, क्यों हमारे पास पैसे कम होते थे तो हम पुरानी किताबें लेते पढ़ा करते थे। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे पास जो समस्या है सबसे बड़ी क्या है, जो रिश्तों की बात आपने कही, वो ये है कि पहले रिश्ते सचमुच में बड़े मजबूत होते थे। अब क्या हो गया कि पार्टीज़ अपने काम को सीधा करने के, मैंने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट साहब को स्वयं कहा अपने अध्यक्ष कमरे में कि देखो आपने मेरे ही सन इन लॉ को उकसा के खड़े कर दिया है मेरे सामने, परंतु मुझे अपनी पार्टी की डायरेक्टिव के मुताबिक और उनके आदेश के अनुसार लड़ना है। परंतु आप समझ सकते हैं कि जब आपका खुद ही सन इन लॉ हो, तो मैंने कहा भाई अब
महाभारत पढ़नी पड़ेगी। महाभारत में जो कोई सामने आ जाए तो वहाँ कोई ना मामा होता, ना भांजा होता, ना कोई और रिश्ते होते। तो सचमुच में इसमें कोई दो राय नहीं, कभी कभी राजनीति में रिश्ते भी बुलाने पड़ते हैं, और मुझे स्वयं इसका अनुभव हुआ है। तब मैं कह रहा हूँ बड़ी डेलिकेट होती है ये जो अपनी, जहाँ पे आपकी अपनी बच्ची दी हो जिस परिवार में, और उसी के परिवार से आपको इलेक्शन लड़ना पड़े। और दोनों बार मुझे काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु मैं तो कहता हूँ ये परमात्मा की कुछ मर्जी होगी कि मुझे दोनों बार जिता दिया, तीसरी बार जिता के अभी दूसरी बार मंत्री बना दिया। और मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा या माँ दुर्गा की कुछ ऐसी कृपा होगी हम लोगों पे। हाँ। सेना का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो? सचमुच में जो झुकाव होता है, चाहे वो बचपन का कहा जाए या जब हम थोड़े से वयस्क बनते हैं, वो मैटर करता है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो यहीं के नज़दीक वाले स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल ममलीग, जो कि बहुत पास है आपके एयरपोर्ट के पास, और मिडिल के बाद मैं सुबाथू चला गया कैंटोनमेंट, जो आज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में है, बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल हुआ करता था हो। और उसके बाद मैं डीएवी कॉलेज अम्बाला में आफ्टर फिनिशिंग जो अपनी मैट्रिक की परीक्षा के बाद 1957 में वहाँ चला गया। तो सचमुच में सुबाथू में कैंटोनमेंट में जब हम गोरखा रेजिमेंट सेंटर के नज़दीक जहाँ हमारा छात्रावास था, वहाँ पे कई ऑफिसर साहबान के बच्चे या दूसरे रैंक के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। तो हम फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेल खेलने वहाँ की सेना के ग्राउंड में खेलने की परमिशन भी थी। और इससे धीरे धीरे उनको देख के एक सॉर्ट ऑफ बन जा गया कि भाई ख्याल ऐसा बनता कि भाई हम भी अगर सेना में जाएंगे तो जिस प्रकार से मार्च करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं स्काउट्स में था, फिर एनसीसी कैडेट में रहा, और मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों का असर मुझ पर था कि मैं ज़्यादा झुकाव मेरा आर्मी की तरफ गया। और यहाँ तक कि मेरे एक प्रोफेसर थे, बाद में जब मैं डीएवी कॉलेज अम्बाला से, मुझे थोड़ी गर्मी भी लगी, वहाँ से मैं 4th ईयर के लिए यहीं एसडीवी कॉलेज में आ गया था, जो अब आजकल आपका विमेन कॉलेज की जो जगह है वो सनातन धर्म भार्गव म्यूनिसिपल कॉलेज करके कहलाता था। तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर बीके शर्मा थे, वो हमको ट्रेन कर रहे थे, भी आप लोग जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं। मैं फर्स्ट डिविजनरी रहा लगभग, और मेरा मानना है कि उनके मन में था कि मैं अच्छी तरह से आईएएस में जाऊंगा। तो कोई 9 की मैंने पढ़ाया, परंतु तब एक ऐसा समय आया कि मेरी जो पहले की बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा आर्मी की तरफ झुकाव था, एक इंटरव्यू आया और वो हमें लड़कों के साथ मैं भी चला गया, और उसमें पास हो गए। और पास होने के बाद 6 दिन का उनका जो इंटरव्यू होता है लंबा चौड़ा, उसका मेडिकल हुआ, और फिर ग्रेजुएशन के बाद हमको अपनी एकेडमी में जाना पड़ा। ये एक वजह थी कि जो अपना मेरा झुकाव था, मैं एकेडमिक्स में ठीक था, परंतु आर्मी के सब्जेक्ट से सब थोड़ा ज़्यादा झुकाव था, इसलिए नेशनल क्रेडिट कोर में भी मैं मतलब अच्छे उस पर रहा। और आखिर में जब एकेडमी चले गए, तो एकेडमी में तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है, और एज इट इज़ ये एक यही कह सकते हैं कि हमारी 6 महीने ट्रेनिंग काटनी पड़ी, क्योंकि 60 के एंड में हम गए थे, 61 ट्रेनिंग हुई, और 62 में वार शुरू हो गया। तो हमारी पूरी ट्रेनिंग ना होकर 6-7 महीने पहले ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, और उसमें हम लोगों को चाइनीज़ क्षेत्रों में जाना पड़ा। तो पहला 1962 का जो युद्ध था, उसकी कुछ झलक हमें अंदाज़ा दी। कोई बहुत ज़्यादा धारचूला का इलाका, या जो जिसे हम कहते हैं एक आगे का क्षेत्र है, नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर कह सकते हैं, और उस क्षेत्र में हमारी बद्रीनाथ के आगे माना गांव, और सबसे आगे जाकर बहुत लोन एरिया में ऑफ कोर्स पोस्टिंग हुई। वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ गलती से 2 चाइनीज़ हमारे हाथ लगे थे हमारी प्लेटून के, उसको हम लेकर, और इसीलिए शायद हमें इनाम भी मिला कि भाई आप लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा काम किया पलटन ने, तो इनको प्रेसिडेंट हाउस भेजो। और प्रेसिडेंट हाउस की ड्यूटी उसके बाद लगी, तो हम 62 के
एंड तक तो वार था। 63 के सितंबर में हमें याद है कि हम लोग दिल्ली चले गए, यंगर लाइफ में। और वहाँ पर चूँकि अफसरों की कमी थी, तो जो हम थोड़े थोड़े लंबे थे उनको हम अब तक सकल लेफ्टिनेंट थे, पर हमें टेम्परेरी कैप्टन के पद दिए गए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ काम करने का मौका हम 2 अफसरों को मिला। एक तो अब नहीं रह रहे, ब्रिगेडियर के रैंक चले गए थे, जसवंत के पठानिया। और हम मुझे अभी तक याद है कि वो बहुत एक बड़े, मैं समझता हूँ, प्रबुद्ध नागरिक भी थे, और उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था, पूरा मैं कहता हूँ वेदों का भी ज्ञान था उन्हें। हर प्रकार की किसी भी चीज़ पे बात कर सकते थे उनसे कभी भी, तो वो बड़ा अच्छा आंसर देते थे, आई रिमेंबर। तो हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। एज यू कैन कॉल एज ए अंगरक्षक ही समझिए, बिकॉज ADC 5 होते हैं तो 3 ही थे, तो हम 2 को चुना गया था। प्योरली टेम्पररी रैंक हमें कैप्टन के दिए थे। और 65 का वॉर वहीं से हम लोगों ने आरंभ किया। 65 के 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हमने टीका लगाया। 5 सितंबर इज हिज बर्थडे। एंड एनीवे उसके बाद हम टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट हाँ, करते सीधे ही भेजा गया हुसैनी वाला क्षेत्र। और खैर वो तो काफ़ी घमासान युद्ध था। उसमें हमारा चूँकि हम ऐसे टाइम के भेजे गए थे और कोई ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, तो हम लोगों को रिजर्व में रखा गया। परंतु इतना मुझे याद है कि बड़ी भारी शेलिंग थी और बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से जैसे बैटल का नॉइज़ हमने पहली बार सुना कि भी कितना भयंकर होता है एक बैटल में जाना। तो वो भी एक मौका मिला। और आई रिमेंबर बहुत से उस वक्त की घटनाएं हैं, जैसे हम खोदते खोदते एक अपने आप ही बोधनी पड़ती, कोई आपका जो सहायक है उसने अपनी ट्रेंच खोदनी है, आपने अपनी ट्रेंच खोदनी है। तो खोदते खोदते 5 फुट हो गए, सो गए और शेलिंग भी चलती रही। लेकिन सवेरे जब उठे तो आपके ब्लैंकेट और उसके नीचे एक काले रंग का बड़ा नाग भी सोया हुआ था। आप हैरान होंगे, ना तो उसने मुझे डसा, जबकि इट वाज ए कोबरा। और मैंने एकदम अपने कमांडिंग ऑफिसर को बाहर निकले डर से बताया सामने, सूरज प्रकाश बख्शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ। लेकिन उन्होंने कहा, अरे भैया आप तो बड़े शिव भक्त हैं कि जो एक ही नाग भी आपके साथ सोया रहा और आप भी सो गए। मैं कहा हम थके थे, वो भी शायद थका होगा। एनीवे तो वो भी एक मैं ऐसे घटना बता रहा हूँ। इस प्रकार से हमारी आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको दया नहीं होती। भारत जो है एक युवा देश है, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हम लोगों को एकेडमीज़ या इस प्रकार की सॉर्ट ऑफ प्रयोगशालाएं और शिक्षा के क्षेत्र बनाने चाहिए जो बच्चों को राजनीति में प्रवेश करने की शिक्षा दें और ट्रेन करें उनको कि किस प्रकार। क्यों कि मैं समझता हूँ ये एक प्रकार का बहुत ही हाई फाई सॉर्ट ऑफ क्षेत्र है जहाँ पे आप संसद में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है हमारी राजनीति की वो संसद है। और जब वहाँ पे जाएं तो आपको महसूस होता है कि किस प्रकार से आप अपनी एरिया की प्रॉब्लम दे रहे हैं और उसका आपको आंसर मिलता है। तो क्यों ना इसके लिए हम अच्छे प्रकार की विश्वविद्यालय के स्तर तक अच्छी प्रकार की शिक्षाएं दें और बच्चों को इस विज्ञान जैसे और शास्त्र सिखाए जाते हैं इसी भी राजनीति शास्त्र के रूप में ट्रेन दे के बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। आपका दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजनीति के गलियारों से कार्यक्रम में हमारे साथ थे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, और इन्होंने हमसे बहुत ही अच्छी चुनावी गलियारों की बातचीत की, अपने सफ़र के बारे में बताया। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।